आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आवाज़, स्क्रीन, वीडियो ठीक है। आज आप मुझे एक डिफरेंट रूप में देख रहे हो। टैक्सेशन के अलावा जो नया रूप है, इंशाअल्लाह इस रूप में भी उम्मीद है कि आप मुझे वैसा ही पाओगे, शायद उससे बेहतर पाओ। मगर बहरहाल इंशाअल्लाह आपको इस सब्जेक्ट में भी कोशिश करूँगा कि आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि इस दफ़ा इस सब्जेक्ट को मैंने अब तक आपको मेरी जो कंपनी लॉ की जर्नी है उसमें मैं सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें क्विकली बताऊंगा। ऑब्वियसली एक रस्म और रिवाज है कि हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का भी तारुफ दिया जाता है, टीचर का भी दिया जाता है और कुछ पढ़ाया भी जाता है। तो मैं ज़रूर ये तारुफ दूंगा अपना, क्योंकि प्राइमरली तो मैं टैक्स वाला ही हूँ और टैक्स की डोमेन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और मैं यही चाहूँगा कि मेरी मौत के बाद जो कुतबा या कतबा क्या बोलते हैं उसको रख लिखा जाता है ना, तो उसमें मेरा नाम टैक्स मैन ही हो। मगर चूँकि टैक्स के सब्जेक्ट के साथ कंपनी लॉ इतना जुड़ा हुआ है कि हम टैक्स से इश्क करते हैं, उस इश्क के चक्कर में इससे भी इश्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी हमें पसंद है, उसका मोहल्ला भी पसंद है। समझ आ गई? ठीक है, तो ये उसका मोहल्ला था। अब दोस्त अहबाब जो कहते हैं, जो पढ़ के जाते हैं कि सर टैक्स आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मगर कंपनी लॉ उससे भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप बच्चों को इंशाअल्लाह इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ मैंने स्टार्ट की है, वो भी बता रहा हूँ मटेरियल के हवाले से। तो इस दफ़ा और ये बात मैं बोलूँगा क्योंकि अब तक मैंने जो है इस सेशन में नहीं बोली कि कंपनी लॉ में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कंपनी लॉ का मेरी जो जर्नी है वो आज की नहीं है। किसी दूसरे कॉलेज में किसी दौर में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ मैंने कंपनी लॉ स्टार्ट किया और उसके बाद सेटअप चेंज हुआ, नए सेटअप में आए तो एक बहुत ही पुराने और बड़े अच्छे टीचर कंपनी लॉ के उस सेटअप को छोड़ के हमारे साथ जुड़ गए। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि नाम क्या थे, कराची वाले बच्चे सुन लेंगे तो जान लेंगे सब कुछ, तो इस पर नहीं पढ़ना मैंने। तो मैंने कुर्बानी दी थी और उस दोस्त को मैंने जगह दे दी। मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने कंपनी लॉ क्यों छोड़ा, आज तक रिग्रेट करता हूँ। मेरी ज़िंदगी के वन ऑफ द बेड डिसीशंस में मैं काउंट करता हूँ कि मैंने उस दिन कंपनी लॉ छोड़ा था उस दोस्त के लिए। मगर उसके लिए नहीं कि मुझे रिग्रेट है, रिग्रेट ये है कि अगर मैं कंपनी लॉ में रुकता तो इस वक्त शायद कंपनी लॉ में ही पढ़ा रहा होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी रिसर्च थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा रिज्यूम किया, आज से तकरीबन 4 में भी ये 5वां बैच है, 4 बैच पहले, और मैंने खामोशी से कंपनी लॉ पढ़ा है, बिल्कुल खामोशी से कंपनी लॉ पढ़ा है, कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई मार्केटिंग नहीं की। इस बैच में मैं करूँगा, इस बैच में मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे इन 4 बैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ डेवलप करनी थी वो कर गया। अब आई एम रेडी विथ 100%। वो जो होता है ना, ये नहीं कि मैंने पिछले बैचेस में मेहनत नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छे पेपर रहे बच्चों के। एक बच्चे ने आके कंप्लेंट नहीं की है कि मेरे पेपर में मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। मैं जिस तैयारी की बात कर रहा था वो मटेरियल में वो चीज़ें हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ। आम मटेरियल जो होता है ना, वो तो मैंने पहले बैच में ही बना लिया था, यानी बुक, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मेरी बुक किस तरीके से बनी हुई है। मगर मैंने इस दफ़ा जो चाह रहा था, मुझे एक ख्वाहिश थी जो कि मैं आपको रिसर्च कभी किसी बैच में आके ना, मतलब इसी बैच के किसी क्लास में आके दिखाऊंगा ना मेरी रिसर्च क्या है कंपनी लॉ की। मगर वो रिसर्च करते करते मुझे एक किताब मिली और उसने मुझे ना हुक कर दिया, हुक कर दिया। और वो किताब कौन सी थी? वो किताब थी इंडियन, और जिसका नाम था, अभी वो पढ़ी भी हुई है लेकिन ये है ना, कंपनी लॉ पे जो बुक थी उसका नाम था कंपनी लॉ एंड प्रोसीजर्स। एंड इस टाइटल ने मुझे हुक क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा भाई अगर वो प्रोसीजर है तो प्रोसीजर तो फ्लो चार्ट में आ सकता है, तो व्हाई नॉट कन्वर्ट 100% कोर्स इन फ्लो चार्ट्स, व्हाई नॉट कन्वर्ट इनटू 100% फ्लो चार्ट। वो मैं लगा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं कंप्लीट कर गया हूँ कंपनी लॉ के। आपको इस दफ़ा ये बात मैं एहतियातन बोल रहा हूँ, 80% कोर्स का एहतियातन बोल रहा हूँ। कोशिश और एफर्ट मेरी 100% की है, मगर इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि एंड पे एक चीज़ भी रह जाए। 80% कोर्स का कंपनी लॉ कार्ड्स दूंगा आपको, कंपनी लॉ कार्ड्स। अब ये कंपनी लॉ कार्ड्स क्या है, आपको जब ग्रुप में शेयर करूंगा तो आपको एक बहुत बहुत खुशी होगी और फिर आप मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर ये सारे कोर्स का चाहिए। क्योंकि फिर देखिए कंपनी लॉ में प्रॉब्लम्स क्या है, मैं अभी सब्जेक्ट की तरफ आऊँगा तो मैं स्टार्ट इससे करूँगा, ट्रेडिशनल वे में नहीं करूँगा कि इसकी ये कंटेंट है, वो भी दिखाता हूँ, सारी कंटेंट भी समझाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है
कि कंटेंट क्या है, कैसे कवर करेंगे सारी चीज़ें। तो इस दफ़ा मैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ के स्टार्ट कर रहा हूँ ये सेशन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे आप सारे बच्चों की खिदमत करने की तौफीक दे, इस लायक बनाए कि एंड पे आके वापस आएँ और आप कहें सर थैंक यू वेरी मच। ये ना कहें कि सर ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, अभी हम आते हैं इस तरफ। और जो चैलेंज है इस दफ़ा का, आप सारे बच्चों को पता ही है कि सबसे बड़ा चैलेंज टाइम है, और कम टाइम के अंदर हमें चीज़ें कवर करनी है। मकसद क्या है, मैं आपको इस दफ़ा एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। एग्जाम्पल क्या है कि, और वो हमेशा मैं अपने हर बंदे को पकड़ पकड़ के ये एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सीख ली। और वो क्या है कि मैं अगर ड्रिल मशीन परचेज़ करता हूँ तो मैं क्यों परचेज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे होल इन द वॉल चाहिए। ड्रिल मशीन बजाते खुद मेरा एक टूल तो है, मगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। असल चीज़ क्या है कि होल इन द वॉल अगर किसी और ज़रिए से हो जाएगा, मैंने हथौड़ी लेके और कील के ज़रिए होल कर लिया, तो मैं ड्रिल मशीन नहीं लूँगा। तो मैं अपने आप को हमेशा हर सब्जेक्ट जिसमें मैं हूँ यही बता रहा होता हूँ कि बेटा तेरे नॉलेज की वजह से कोई नहीं आएगा, बच्चा पेपर पास करने के लिए आता है। तो पेपर पास करने के लिए उस पर फोकस कर, उसको क्या चाहिए, जो 4 चीज़ें उसको चाहिए वो बस उसको दे दे। उसका पेपर पास हो गया, तुम्हारा मकसद कामयाब है। तुम्हारा मेरिट क्या है, बच्चे का पेपर पास होना। तो आए होल इन द वॉल करते हैं, हम देखते हैं कि आपका पेपर कैसे पास होता है। इसीलिए स्टार्ट ही इससे करूँगा। ऑब्जेक्टिव ही मेरा क्या है कि आपको आम तौर पे जो कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम होती हैं वो बताता जाऊँ। आपके इस सब्जेक्ट में आपके सामने ICAP की बुक होनी चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम भी रख के किताब सामने रखेंगे, ज़रूर रखेंगे देखने के लिए कि बुक के अंदर क्या चीज़ें हैं और प्रॉब्लम क्या है। इस सब्जेक्ट की टिपिकल प्रॉब्लम है ये, बाकी सब्जेक्ट से ये टैक्सेशन बिल्कुल नहीं है, इसका टैक्सेशन से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, टैक्सेशन का इससे ताल्लुक है, इसका नहीं है। इसका मतलब जो कोई टैक्स का एक्सपर्ट बनना चाहिए कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, मगर कंपनी लॉ वाले को टैक्स नहीं है। इसका ताल्लुक इवन बाकी लॉ से भी नहीं है, ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की वो जो कहते हैं ना नब्ज पकड़ लेंगे तो हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, सवाल इंशाल्लाह आसानी से आपके साथ हो जाएंगे। क्या क्या स्किल चाहिए, सबसे पहला बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी लॉ की कंटेंट के अंदर इतनी डिटेल्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब यार हाफिज़ बनने के लिए आपको छोटी उम्र में ये किताब सामने रखी जाती तो शायद हाफिज़ बन जाते। तो मेरा टारगेट क्या है, रट्टा नहीं लगता सर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रट्टा इसलिए नहीं लगता कि आप ना शुरू से लेके भी याद करोगे ना तब भी इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा है कि आप रिटेन नहीं कर पाओगे और एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हो। अब पता तो है इस टॉपिक का, मगर वो रेलिवेंट एक्यूरेट लॉ लिंक नहीं हो पा रहा होता कि कहाँ से पूछा, रिकॉल नहीं हो रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे का ये है। पूछ लो अपने सीनियर से कि कंपनी लॉ याद नहीं होता, क्या ये सही है? वो कहेंगे यही तो मसला है उसका। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है याद नहीं होता, रट्टा नहीं लगता सर। सेकंड, अच्छा रट्टा लगाना ही नहीं लगाना वो बात की बात है। सेकंड क्या है दोस्त, जो प्रिसीशन है ना वो नहीं है। ना सिर्फ ये कि याद नहीं रहता, मगर उसमें कीवर्ड क्या है, प्रिसीशन, क्योंकि ये लॉ है। जब आपका सवाल बनता है तो आपसे वो 2 चीज़ों पे एक्सपेक्ट करता है। एक, नंबर 1, अगर वो प्रॉब्लम बना रहा है तो लीगल प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा, किसी न किसी लॉ की प्रोविजन से लिंक होगा उसका, और वो आपको पता होगी तो आप उस सिचुएशन को अप्लाई कर पाएंगे। प्रिसाइज नहीं हो पाते आप, आपकी शैलो नॉलेज तो होती है, प्रिसीशन नहीं रहती। प्रोविजन ऑफ द लॉ को आप प्रिसाइसली रिकॉल नहीं कर पाते। वेग और जनरल नॉलेज की बेसिस पे हम हाथ पैर मार के लिख के तो आते हैं, मगर वो डिज़ायर्ड नंबर नहीं मिलते क्योंकि प्रिसीशन नहीं है। तो प्रिसीशन कैसे लाएंगे हम? ना सिर्फ ये कि चीज़ें याद हों, प्रिसीशन के साथ सर्जन का नाइफ और एक कसाई का नाइफ, ये फ़र्क है ना। सर्जन के नाइफ से काम करने के लिए आपको कुछ स्किल सेट चाहिए दोस्त। इसके बाद क्या है, जब केस स्टडी बनती है ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं आप सबको सामने रख के दूंगा कि आपको आता भी था, लिखना नहीं आया। क्योंकि आप सारे हैं कौन से स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा आपका दिल कहाँ लगा होता है, नंबर्स में। वर्ड्स के साथ दोस्ती नहीं हो पाती यार। वो लफ्ज़ लिखना कोई आसान काम नहीं है। हमने उम्र लगा दी ड्राफ्टिंग में, हमने उम्र लगा दिया। आज ऑफिस में मेरी असिस्टेंट हैं एंड शी इज़ ब्रिलियंट, तो उसको अप्लाई करना था किसी डिग्री के लिए। उसने कहा सर भाई मेरी ये जो ऐसे है ना आप लिख दो। मैंने कहा क्यों? कहते आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। मैं कहा तुझे कैसे लगा कि अंग्रेज़ी अच्छी है? कि सर आपके खत और ये देखती हूँ ना तो मैं सेव करती हूँ, क्योंकि ये। मैंने कहा भाई यही तो हमने सीखा आज तक,
कि लॉ को कैसे किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है लीगल रीजनिंग का, एक है रीजनिंग, एक है लीगल रीजनिंग। ये हैंस प्रूव्ड की जो आपको आदत होती है ना, उठ के लिख दिया हैंस प्रूव्ड। अब मैंने पास्ट के बच्चों में से एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैंने कहा जी ये सवाल का जवाब लिखो। बच्चे ने जो जवाब लिखा उसमें सिर्फ उसने क्या लिखा, एक नंबर 1 केस स्टडी थी, सिचुएशन थी। सिचुएशन को ऐसे नहीं आंसर करते कि आपने लॉ लिखा और हैंस प्रूव्ड। मैंने कहा दोस्त इस पे आपको ना 2 थप्पड़ मिलेंगे, नंबर तो नहीं मिलेंगे। कहते सर सही तो लिखा है, ऐसे ही तो मेरा बिजनेस लॉ पास हुआ था पहले, कि कंपनी लॉ डिफरेंट और बिजनेस लॉ डिफरेंट था उसका, उसने सिर्फ कंपनी लॉ पोर्शन देना था। मैंने कहा दोस्त 2 अलग लॉ हैं, इसमें हैंस प्रूव्ड के लिए लॉ रिप्रोड्यूस करना चाहते हो ठीक है कर लो, मगर आप उस सिचुएशन पे लॉ को मैरिज तो करवाओ सिचुएशन से। एप्लीकेशन वाला पोर्शन है ही नहीं तुम्हारा। जब लॉ अप्लाई करते हैं तो सर कहते हैं वो कैसे करते हैं। मैंने लिख के दिया, उसने हाथ चूम लिया, कहते गुरु यही तो सिखाओ। दोस्त इस दफ़ा इंशाल्लाह 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 जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इसमें इस लायक बनाए कि जो मैं बोल रहा हूँ व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग उसको डिलीवर करूँ। तो आपको ये जो एप्लीकेशन होगी ना लॉ की वो डे 1 से सिखाऊंगा। आए मैं आपको आज ही एक केस करवाऊंगा और फिर मैं आपको एप्लीकेशन की तरफ भी ले जाऊंगा। इनिशियल क्लासेस में ही वो काम सिखाना शुरू करूंगा जिसकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। कंटेंट को तो आप किसी से भी पूछ के देखें। कंपनी लॉ में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पेशलिटी है ना, वो आपको 2 क्लासेस के अंदर ही मेरी मास्टरी नज़र आ जाएगी। मगर मकसद मेरा मास्टर होना नहीं है, मकसद तुम्हारा पेपर पास करना है। तो आपका इंटरेस्ट प्रोविजंस में, आपका इंटरेस्ट कंपनी लॉ में, वो मैं खुद इंशाल्लाह ले आऊँगा, वो मेरा काम है। आपको समझाना मेरा काम है, आपको याद कराने की एफर्ट करना भी मेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वो जो कार्ड्स, कंपनी लॉ कार्ड्स फाइनल हो चुके हैं तकरीबन, जो 80% की मैं वादा कर रहा हूँ, 80% का कोर्स का, तो इंशाल्लाह वो आपकी लाइफ आसान कर देंगे एंड पे आके। और इस दफ़ा मैंने कहा ना, मैंने अब तक कंपनी लॉ जो पढ़ाया ना कोई शोर शराबा नहीं किया, इस दफ़ा मैं करूँगा कि भाई कंपनी लॉ का भाई भी बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है। वो मैं नहीं करता, टैक्स में ही करता हूँ क्योंकि वो मेरा सब कुछ है, मगर भाईजान आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। अब आखिरी 2 चीज़ें क्या हैं, ड्राफ्टिंग जिस पे मैंने बात कर ली कि भाई ड्राफ्टिंग करना आती है नहीं है, और आखिरी क्या है जी, बोरिंग बहुत है। आरिश बोरिंग है, देखेंगे कितना बोरिंग है या कितना इंटरेस्टिंग है। मेरी नज़र में पढ़ाने वाला बोरिंग होता है, सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता। जिस किताब से आप पढ़ते हो वो बोरिंग होती है, नॉलेज बोरिंग नहीं हो सकती। इस सब्जेक्ट को जो लोग बोरिंग कहते हैं ना, तो उनको मैं चंद लेक्चर्स के बाद में पूछूंगा कि यार हाँ बोरिंग बन जाएगा, बहुत बन जाएगा अगर मैं मोनोटोनियस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, ये लो ये लो ये लो ये लो। उसकी कॉन्टेक्स्ट होती है दोस्त, एक बात समझना, असल टीचर मैं उसको मानता हूँ जो एक लाइन छोटी सी पहले आके बताता नहीं है, पहले उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता है, पहले कहानी बुनता है और उस कहानी में आके उस लाइन को खड़ा कर देता है ना, तो वो है टीचर। मगर उस लाइन को समझाने के कॉन्टेक्स्ट के लिए जो रिसर्च चाहिए ना, वो मजाक नहीं है, वो पढ़ के पढ़ाने वाला टीचर तो नहीं कर सकता दोस्त। इसीलिए प्रोफेशनल लोग जो फील्ड में काम करते हैं ना, वो कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, तो हमें आसानी से चीज़ें समझ आती हैं। और याद रखना कि जो रट्टा लगाने की तकलीफ है ना, वो ख़त्म हो जाती है अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। समझ आने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, ईजीली रिकॉल भी कर पाते हैं। यानी उसमें जो रिमेंबर करने, मेमोराइज करने वाला जो एलिमेंट है ना, वो तकलीफ से फारिग हो जाता है, तकलीफ नहीं होती, चीज़ें समझ भी आती हैं, याद भी रहती हैं, और ये पेपर पास होने के चांस भी आपके। मेरे एट द एंड ऑफ द डे बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है, होल इन द वॉल, पेपर पास कराना। मैं भाई सिर्फ इस पे फोकस रख के ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चले भाई, अब इसमें जो अगला काम है दोस्त, वो यही चीज़ें हैं, क्या करेंगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपको आऊँगा कि मैं क्या करूँगा। वो जो स्लाइड मैंने स्किप की उसकी वजह क्या है, वही तो काम मैंने करना है, तो बता के नहीं करूँगा, मैं करके आपको कहूँगा ये लो मैंने कर लिया, पहले मुझे करने दे काम उसको। सिलेबस के हवाले से अगर आप आएँ तो बज़ाहिर वो हाथी की तरह है, कंटेंट इतना ज़्यादा है, ठीक है। चैप्टर कितने हैं, मगर चैप्टर के अंदर एक एक लाइन। अब मीटिंग के चैप्टर पे जाओ, डायरेक्टर के चैप्टर पे जाओ और याद करके दिखाओ। वो तो शुक्र है कि हमारे 2 चैप्टर उसने हटा दिए। कौन से वाले, जो पहले हुआ करते थे 2 चैप्टर जो है, अकाउंट्स वाला चैप्टर हटा दिया उसने, चलो वो ओके था, मगर वो जो वाइंडिंग अप हटा दिया, शुक्र है। आप जब जाएंगे ना कॉर्पोरेट लॉ में, आपको हमेशा एक बात कहूँगा, मैं हमेशा बच्चों को ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि जब आप सीफेप में जाते हो और आपके पिछले कैफ लेवल के अच्छे टीचर्स होते हैं जिनके साथ आपका एक ट्रस्ट का ताल्लुक बन चुका होता है, उनसे एडवाइस लेते हो, मगर ज़्यादातर मेरी नज़र में वो एडवाइस सही नहीं दी जाती।
कहा जाता है ये वाले पेपर ले लो। दोस्त वो फंसा देते हैं किसमें? कॉर्पोरेट लॉ डिले करा के। भाईजान कॉर्पोरेट लॉ में नहीं पढ़ाता, ना पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट फोर्सिएबल फ्यूचर में तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इसमें हाथ ही नहीं डालूंगा। क्योंकि मैंने कुछ अरसा इसमें घुसा था किसी और टीचर के साथ और मैं भाग गया, ऐसा भागा कि वापस हिम्मत ही नहीं हो रही उसको लेने की। हालांकि मुझे ख्वाहिश बड़ी है, मेरा मतलब मुझे मज़ा आता है पढ़ाते वक्त। ना भी ना, तोबा मेरी। क्यों? जब पूरी तैयारी नहीं कर लूँ तब तक नहीं आऊँगा। पूरी मुकम्मल तैयारी करके भाई इज्जत खराब कर दी उस सब्जेक्ट ने मेरी, मैं जाऊंगा ही नहीं उस सब्जेक्ट में वापस जब तक मैं मुकम्मल तैयारी करना हूँ। तो क्यों इस तरह मैं रिएक्ट कर रहा हूँ भाईजान? तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कॉर्पोरेट लॉ कितना लेंदी और कितना कचरा है। आपके 18 तो लॉज हैं और उसको बाद में जब तुम 4-6 महीने की तैयारी की करोगे, भाई पहले ले लेना। भाई का मशवरा है, मेरे पास नहीं आना, ना मैं पढ़ाऊंगा। जिसके पास भी जाना पहले ले लेना, क्योंकि आपके पास इनिशियल टाइम बहुत होता है, उसमें उसकी तैयारी कर लेना। क्योंकि उसके सारे, और खुद ही ज़्यादातर तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि मैं समझता हूँ उसके अंदर जो लीगल डिटेल्स है ना, उन डिटेल्स में जाने के लिए जितना टाइम चाहिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होता है। एनीवे, सिलेबस की यहाँ तक बात है भाई, सिलेबस के अंदर थोड़ा सा इशू है। ये थोड़ा सा ना क्विक मैं आपको पूरा सिलेबस समराइज़ कर देता हूँ, ताकि आपके लिए ना ये चीज़ें मसला ही ना करें कि दोस्त आपकी बेसिकली ये जो 10 चैप्टर है ना, ये हकीकत में 5 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको ये मैंने क्या कहा, एक्सपर्ट कौन है? जो कॉन्टेक्चुअलाइज कर दे। ये कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ आपके लिए पूरा कंपनी लॉ, ठीक है? फिर पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा। सबसे पहले आप जो देख रहे हो कि एक चैप्टर है जिसका ताल्लुक है इंट्रोडक्शन, टाइप्स और रजिस्ट्रेशन से, कंपनी के हवाले से इंट्रोडक्शन, टाइप्स और रजिस्ट्रेशन। फिर इसके अलावा वो चैप्टर है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का। अब ये है क्या, ये पढ़ेंगे यकीनन, इसी पे तो कोर्स है। मगर बेसिकली अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को कब हम देखेंगे? जब कंपनी की बर्थ हो रही होती है। ये साइकिल मैंने बनाया है किस चीज़ का? थीम्स का। बर्थ का मतलब क्या है? कंपनी का बनना। कंपनी भी एक पर्सन है, लीगल पर्सन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लीगल सवाल, कैन यू ओन अ पर्सन? यू कैन ओन प्रॉपर्टी बट यू कांट ओन पर्सन। क्या कंपनी पर्सन है? तो फिर ये जुमला क्यों कहते हैं कि मैं कंपनी का ओनर हूँ? शेयर होल्डर भी ये जुमला नहीं कह सकता, कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता कि मैं कंपनी का ओनर हूँ, बिकॉज आप पर्सन को ओन नहीं कर सकते। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, लीगली स्पीकिंग इट्स इनकरेक्ट। यू कांट ओन अ कंपनी, यू ओन शेयर्स इन अ कंपनी, जिसकी वजह से आपको कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी। तो ये जुमला कि मेरी 3 कंपनियां हैं, रॉन्ग, आपकी नहीं है। आप भी अलग हो, वो भी अलग है, आप भी पर्सन, वो भी पर्सन, यू कांट ओन अ पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पे? उसकी बर्थ के वक्त, कि जब कंपनी बनेगी। तो ये 2 चैप्टर्स का ताल्लुक उस चीज़ से। फिर बर्थ है, कंपनी की हो चुकी है, कंपनी बन चुकी है, जो खुद सेपरेट लीगल एंटिटी है, मगर ऑब्वियसली वो एक लीगल क्रिएशन है। इट्स एब्स्ट्रैक्ट, इट्स इन द माइंड, इट्स इन द पेपर्स। इसकी कोई रियल फिजिकल कहीं नहीं देख सकते। तो इसका मतलब उसको लोग चाहिए जो उसको चलाएं। अब लोग कौन होंगे जो उसको चलाएंगे? सुनिएगा मेरी बात। इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में जो मैट्रिक्स मूवी थी ना, मैट्रिक्स, कि आप गेम की तरह एक जगह सो जाओ और उसके बाद आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जो लड़े और जाके कुछ अचीव करे, ठीक है? इस तरीके से क्या होगा कि आपकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कंपनी वहीं पड़ी हुई है, मगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बिहाफ पे काम करने के लिए लोग चाहिए, रियल पीपल चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो लोग कंपनी के क्या होंगे? एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एजेंट। एजेंसी रिलेशनशिप होगा उन लोगों का। वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन होंगे जो कंपनी के लिए काम करेंगे? अब यहाँ बहुत सारी लीगल चीज़ें आ जाती हैं कि वो काम करेंगे कैसे, उसकी पावर क्या होगी। देयर इज सो मच टू लर्न। तो 2 चैप्टर का ताल्लुक उन लोगों से, और वो लोग क्या कहलाते हैं? डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कंपनी की मैनेजमेंट। हकीकत में ना चीफ एग्जीक्यूटिव अलग से चैप्टर ही नहीं है मेरे लिए, है कि चैप्टर है। एक तो इतना छोटा है, और मज़े की बात बताऊंगा, कंपनी लॉ के अंदर 4 चैप्टर ऐसे हैं, 4 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के एक क्लास में कवर हो सकते हैं। 4 चैप्टर गए तो कितने रह गए? 6। मगर 2 चैप्टर इतने बड़े हैं कि वो प्रॉपर टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल क्लासेस में एक ऐसा बेस बना लेंगे, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट ग्रिप में आना शुरू हुआ तो डायरेक्ट मैं आपको ले जाऊंगा उन चैप्टर्स पे जो हैवी हैं।
वो करा के फिर आप देखेंगे। तो कोई मुझे ये अगर याद दिलाएगा ना दोस्त और कहेगा कि सर हमने चैप्टर 2 किया है, अभी सर चैप्टर 8 रहते हैं, तो मैं इसको याद कराऊंगा, नहीं बेटा अभी सिर्फ चैप्टर 5 रहते हैं, क्योंकि 4 को तो काउंट ही नहीं करो तुम। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पिछले सेशन के मैं सिर्फ आपके देखने के लिए लेक्चर्स, जो सिंगल लेक्चर में वो डिटेल्ड कवरेज थी, ऐसा नहीं है कि हल्की कवरेज थी, डिटेल्ड कवरेज थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो 4 चैप्टर तो एक तरफ कर दो भाई, तो इसका मतलब है कि कम टाइम के बावजूद या आराम से हम 3 महीने में कोर्स कर लेंगे विथ प्रैक्टिस। अब कंपनी बन चुकी है, लोग उसके हमने देख लिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का मकसद क्या है, बनी क्यों है, बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए भाई, कैपिटल, पैसा चाहिए। अब कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी, अब उससे रिलेटेड चीज़ें हैं 3 चैप्टर्स, उससे रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, 3 चैप्टर या 3 चीज़ें आपका हैं। नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल का ताल्लुक उसी फाइनेंस से। क्यों फाइनेंस से, अभी आप आएंगे देखेंगे द वे आई एक्सप्लेन शेयर कैपिटल, देख लेना बेटा, देख लेना। आपको कोई कॉन्सेप्ट ना अब ऐसे नहीं लगेगा फजूल, कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं लगेगा कि डिफिकल्ट, क्योंकि यही तो मैंने कहा ना कि भाई यही जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, और बहुत सारी चीज़ें आप हैरान हो जाएंगे कि हम उनको, अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, हैरान हो जाओगे द वे कंपनी लॉ इज डेवलप्ड। भाई आप जो सोच के आए हो ना, कंपनी लॉ से आगे निकल चुका है, आपके कुछ कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, आप कहोगे सर ये तो हमें गलत पढ़ा था अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बनाते वक्त लॉ का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, लॉ में ऐसी चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं, लिखते वक्त आप इनकरेक्ट लिख लोगे, तो मुझे वो ठीक भी करने हैं कॉन्सेप्ट्स, तो मुझे बुनियाद से लेके चलना है। तो शेयर कैपिटल, प्रॉस्पेक्टस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मॉर्गेज और चार्जेस। मॉर्गेज और चार्जेस का जो चैप्टर है ना, वो ट्रेडिशनली बोरिंग तरीन है, और मेरे क्लास में बखुदा मैं खुद भी यही सोच के पढ़ाता था कि यार ये तो बोरिंग है, और यकीन कर लें बच्चे उठ के बोलते हैं सर सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वही मैंने कहा ना, द वे यू टीच, इट्स नॉट द कंटेंट इटसेल्फ, इट्स द वे यू टीच। तो मॉर्गेज और चार्जेस की इतनी डिटेल्स हैं कि ये कैसे मॉर्गेज होगा, इस मॉर्गेज को रजिस्टर करेंगे, तो मैं उसको पहले समझाता हूँ कि इससे हो क्या रहा है यार, क्यों हो रहा है। प्रॉपर्टी जी यूएस में है और मॉर्गेज पाकिस्तान में हुई है, तो ये बात होगी, तो क्यों होगी, तो पहले मैं क्यों को समझा के अगर आपके सामने कहूँगा आप कहेंगे इसमें मुश्किल क्या था। तो दैट इज़ हाउ आई टीच कंपनी लॉ। फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के ग्रुप्स हैं, तो किस किस्म की डिसीजन मेकिंग करेंगे। पहले तो डिसीजन मेकिंग के ग्रुप कौन से, 2। एक सबसे बड़ा ग्रुप वही है जो कि हम पहले बता चुके हैं, जो कंपनी के एजेंट हैं यानी डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा ग्रुप कौन है, जिसको हम ओनर्स कहते हैं। मैं भी इस्तेमाल करूंगा, अरे मेरा दिल नहीं मानता, आप कंपनी लॉ के हर दूसरे तीसरे सफ़े पे लिखा है ओनर ओनर ओनर, कंपनी का ओनर, कंपनी का ओनर लिखा हुआ है, तो ये रफ वे में जा रहा है। मैं इस पर इसलिए एतराज़ नहीं करूंगा, खुद भी बोलूंगा ओनर्स। तो ओनर्स कौन होंगे, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग कहाँ करेंगे, बोर्ड डिसीजन मेकिंग कहाँ करेगा, मीटिंग्स में। मीटिंग्स में ये डिसीजन होती है, तो वो दोनों मीटिंग्स, किसकी, बोर्ड की मीटिंग्स और शेयर होल्डर की मीटिंग्स, उस पर ये बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है। और डिसीजन मेकिंग होती किस फॉर्म में, वो डिसीजन कहाँ है, दिखाओ मुझे डिसीजन को। रेगुलेटर आके कहता है जी बताओ तुमने ये डिसीजन लिया, वो कहते हैं हमने लिया, किधर है डिसीजन, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो निकालेंगे एक पेपर, ये लीजिए हमने रेजोल्यूशन पास किए, तो फिर रेजोल्यूशन की टाइप्स हैं, ये सारा कॉन्टेक्स्ट के जरिए समझाया जाएगा। और एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोजर्स का, इसमें भी चूंकि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी में, एसोसिएट में किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, अगर की जाएगी तो उसके क्या डिस्क्लोजर्स होंगे। और आखिर में फिर चैप्टर है बेनिफिट्स का, कि भाई कंपनी में पैसे लगा रहे होते हैं तो बेनिफिट क्या है, डिविडेंड वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें लिमिटेशंस हैं कुछ, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आप इसमें ना एक मिसिंग पीस है, मिसिंग पीस क्या है, कंपनी की डेथ। मिसिंग पीस क्या है, कंपनी की बुक कीपिंग, वो नहीं रखे, वो 2 चैप्टर पहले कोर्स में थे, हटा दिए गए। ओके दोस्त, तो आपको ओवरऑल जो सिलेबस है ना, उसकी फील मिल गई कि यार ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। कितने थीम्स हैं हमारे कोर्स में, 5। कंपनी के बनने को सीखेंगे, कंपनी के लोगों को स्टडी करेंगे, कंपनी के फाइनेंस को, कंपनी की डिसीजन मेकिंग और उसके बेनिफिट्स को। क्लियर कॉन्सेप्ट बना कंपनी लॉ का, ये है भाई कॉन्सेप्ट। आए दोस्तों ज़रा आपको शेयर कराते हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्पोर्ट्स गेम की तरह। कंपनी लॉ यार, मैंने आपको कहा ना कि बच्चे कहेंगे यार तारिक तूने टेक्स्ट बहुत अच्छा पढ़ाता है, बट कंपनी लॉ से भी अच्छा पढ़ाता है, और यही मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी कहो, यही आप कहो। तो इसीलिए आए
लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज द कंपनी। दोस्त ये चीज़ जो है ना एक रियल लाइफ केस है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कोई भी कंपनी लॉ का कोर्स हो उसकी बिस्मिल्लाह करते इस केस से। इस केस की डिटेल्स क्या है, व्हाट इज द कंपनी समझा रहा हूं, व्हाट इज द कंपनी। अब जरा एक केस स्टडी करते हैं आज। रेडी हो भाई दोस्तों, ऑनलाइन वालों भाई, शहीर, अनीजा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, रेडी हो भाई। क्या आप समझना चाहते हैं व्हाट इज कंपनी? व्हाट इज कंपनी लीगल सेंस में, कि आखिर ये बनी कैसे, वो जो द वाई ऑफ लॉ उसको ला रहा हूं आपके सामने। अब ये बाबा जी जो है ना एक्चुअली रियल पर्सन है, तस्वीर मैंने नकली लगाई है मगर बाबा जो है ना मिस्टर सोलोमन है, ब्रिटिश शू मेकर मिस्टर सोलोमन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसने सोचा कि मैं कंपनी बनाता हूं, ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करता है एज अ सोल प्रोप्राइटर। अब क्या चाह रहा है, क्या करूं उसको कन्वर्ट इनटू कंपनी। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी, आप हैरान हो जाओगे कंपनी की दुनिया देख के, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। आपके जहन में क्या होता है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फिर आप कहोगे सर कंपनी में मोर देन कितने लोग चाहिए, दो, एक सिंगल मेंबर कंपनी भी बनती है। फिर आप कहोगे कंपनी क्या है, समझ नहीं आएगा कंपनी है क्या। वो तो सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए थे तो हिल चुके हैं। तो मैं आपको रियल सेंस में समझाऊंगा कि कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जो बिजनेस की नीड्स पूरी करने के लिए, सुनिएगा ये लफ्ज, एक स्पेक्ट्रम बन चुका है। स्पेक्ट्रम, आपकी नीड क्या है, उस तरह की कंपनी मौजूद है। अगर आपका बिजनेस की नीड ऐसी है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, वो कंपनी भी बना सकते हो। अगर आपकी नीड है कि एक बंदा, वो कंपनी बना सकते हो। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस को सॉल्यूशन दिया गया है, एक फॉर्म दे दिए गए। तो कंपनी अब वो नहीं रही कि जी इंडिविजुअल होगा, पार्टनरशिप होगी और जी ये कंपनी होगी। नहीं नहीं, अब सोल प्रोप्राइटर भी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ेंगे। मगर कंपनी सिर्फ इस हद तक सिंगल नहीं रही, कंपनी एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। वो ग्रुप ही समझाने के लिए मुझे स्लो एंड ग्रेजुअल आपके कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। फिर देखें सारे कॉन्सेप्ट्स विल बी पुट इनटू प्रॉपर प्लेसेस। तो उस तक लाने के लिए आए जरा ये केस स्टडी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। कंपनी का नाम रखा गया सोलोमन एंड को लिमिटेड। सोलोमन एंड को लिमिटेड रजिस्टर हो गई एज कंपनी। कंपनी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब ये यूके में अलग अलग तरीके से होता है, पाकिस्तान में कंपनी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन। द प्रोसेस इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। ओके, आगे चल के बताऊंगा कि ये नाम क्यों है। इनकॉर्पोरेशन नो, वो जनरल वर्ड है, वी हैव टू बी वेरी लीगल एंड स्पेसिफिक। वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी बनती है इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। एंड व्हाई डू वी कॉल दिस प्रोसेस रजिस्ट्रेशन? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है, उसको रजिस्ट्रार द मोमेंट, वो लम्हा, जिस लम्हे उसने उसको रजिस्टर किया ना अपने रजिस्टर में, हाँ भाई कौन सी कंपनी है भाई, सोलोमन एंड को लिखा ना, आगे रजिस्टर ने एंट्री कर दी ना, दिस इज द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन कंपनी इज बॉर्न। तो कहा जाए ना कि कंपनी बनने का वो मोमेंट बताओ जिस दिन वो हम कहें, जिस मोमेंट पे कंपनी बन चुकी है, नाउ इट्स अ लीगल एंटिटी, तो वो कहा जाता है, लफ्ज सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, नॉट आर्टिकल्स, नो 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 नॉट आर्टिकल्स, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम को जिस दिन वो रजिस्टर करता है, जिस मोमेंट का, दिस इज द मोमेंट कंपनी इज बॉर्न। और फिर बर्थ हो चुकी है तो वो जो बनाने वाला बंदा है वो एक सर्टिफिकेट भी देगा कि हाँ बर्थ हो चुकी है। उस बर्थ सर्टिफिकेट को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मगर सर्टिफिकेट के वक्त नहीं, बनने के बाद सर्टिफिकेट इशू होता है। आमतौर पे बच्चे समझते हैं जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिले तो कंपनी बनती है। नहीं, कंपनी पहले बन चुकी है। किस वक्त बनी थी? द मोमेंट व्हेन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्टर द मेमोरेंडम। तो हो गई, बन गई कंपनी, बन गई। आए जरा सोलोमन की इस कंपनी की कुछ तफसील देखते हैं। बजाते खुद सोलोमन भी शेयर होल्डर था, तो कैसे नहीं हो सकता उसकी बीवी शेयर होल्डर ना हो। तो बीवी भी, मुर्शिद भी
और ऐसे ही होती है ना, वो ऐसे ही जिस तरीके से मैंने सामने आपके रखा है भाई, इस किस्म की बीवियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो भी बेटी भी है भाई, और 4 बेटी। ये फैक्चुअल केस है, इट्स रियल लाइफ केस। आपसे मैं पूछता हूँ शेयर होल्डर कितने थे? शेयर होल्डर कितने कंपनी के? मेंबर्स कितने हैं इस कंपनी के? 4 और 1 5 और 2 7, 7 शेयर होल्डर हैं, 7 मेंबर्स हैं। ओके। अब वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसकी डिस्टिंक्शन में मैं नहीं जा रहा। फिर विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, बहुत कुछ, मतलब जितना मैं उसको एंजॉय करता हूँ पढ़ाते हुए, इंशाल्लाह आप उतना उसको पढ़ते हुए एंजॉय करोगे, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़ते पढ़ाते बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा ये इसलिए है, अच्छा ये इसलिए है। बहुत आपको चीज़ें इंशाल्लाह रीज़न समझ आएंगे। तो जो शेयर होल्डर्स थे हमारे पास कितने? 7, मगर उनके शेयर्स गिने। मुझे टोटल नंबर ऑफ शेयर की नंबर चाहिए आपसे, ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जो इस कंपनी के सोलोमन को के इशू हुए। अब एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त शेयर्स, मगर हकीकत में क्या है उसके लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। ये प्रोसेस हैं, स्टेजेस हैं शेयर्स के इशू होने के। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, पेमेंट होना, ये सारी स्टेजेस हैं जो आगे चल के आप सीखेंगे कि इनको अलग अलग क्यों कहते हैं। तो शेयर्स इशू हुए यानी सब्सक्राइब भी हुए यानी पेड भी हो गए। ओके। और वो मतलब इतना कुछ है यार, बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यार बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि पेड शेयर, अनपेड शेयर, पार्टी पेड शेयर, ये सब कुछ आने वाला है। अब नहीं इशू हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, तो वो लॉजिक आपको सारी बताई जाएगी। नाउ गिव मी द अमाउंट जो कि और नंबर ऑफ शेयर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में। तो 20,000 शेयर्स थे किसके पास? सोलोमन के पास। एक शेयर बाकी मेंबर्स के पास है। बाकी मेंबर कितने थे? तो वो 6 शेयर हो गए, ना के 3, क्योंकि 4 बच्चे हैं, उनको एक शेयर उनके पास भी था। 6, तो टोटल हुए 20,006 शेयर हुए। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने इसके अगेंस्ट पेमेंट क्या की? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि उसने कहा, सोलोमन ने कहा कि भाई ये जो मेरा बिजनेस है ना, ये मैं बिजनेस किसको दे रहा हूँ? कंपनी को दे रहा हूँ। कंपनी ये ले मेरा बिजनेस, यानी शेयर्स काइंड में परचेज किए गए, कैश में नहीं, काइंड में परचेज किए गए, उठा के शेयर दिए गए। मगर जितने के शेयर्स दिए गए बिजनेस की वर्थ उससे ज्यादा थी, और जो बाकी पैसे थे उसने कहा कि अच्छा कंपनी मुझे डिबेंचर इशू कर दे। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। सोलोमन ने जब बिजनेस हैंडओवर किया टू कंपनी, बिजनेस सेल किया टू द कंपनी, तो उसके अगेंस्ट उसने 2 कंसिडरेशन ली, वन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर क्या है दोस्त? डिबेंचर है लोन, एक डेट इक्विटी, ऐसे ना। तो डेट जो है वो लोन, उसने लिखवा लिया कंपनी से कि आपके इतने पैसे मेरे तरफ हैं, और विथ और विदाउट इंटरेस्ट वो डिबेंचर उसको मिल गए। अब डिबेंचर भी 2 किस्म के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या है? सिक्योर्ड अगेंस्ट, वही ना मैंने कहा जो बोरिंग चैप्टर था, इसके अगेंस्ट कोई एसेट को सिक्योर करवाया था उसने कहा देख भाई दोस्त, कंपनी, अब एक तरफ सोलोमन है, दूसरे सोलोमन एंड को है, और सोलोमन कंपनी को क्या बोल रहा है? देख मेरी कंपनी सुन, मैं तुझे लोन दे रहा हूं, मगर तू मुझे कुछ एसेट सिक्योर करा दे। वो वहां से जाके कंपनी को बोलता है, हाँ भाई मिस्टर सोलोमन सुन, तुझसे जो हम लोन ले रहे हैं, हम तुम्हें ये कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योर करा देते हैं, ले भाई, कंपनी का स्टॉक सिक्योर करा देते हैं, ले भाई। खुद करते हैं एसीसीपी के पास। यही तो मजे की बात है ना, एसीसीपी का कुछ नहीं है भाई, हम दोनों करेंगे, हम आपस में करेंगे, कंपनी और वो शेयर होल्डर करेगा। हाँ, एसीसीपी नहीं बोलना, उसके बाद आपका ताल्लुक एसीसीपी से बहुत कम पड़ेगा, आपका एसीसीपी में मौजूद एक मुलाजिम से बड़ा वास्ता पड़ेगा, जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं, बार बार एसीसीपी नहीं आएगा, रजिस्ट्रार आएगा। तो रजिस्ट्रार के पास जाके हम क्या करते हैं? जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ले भाई, अब कौन से मॉर्गेज, कौन सी सिक्योरिटी हमने रजिस्टर करानी, कौन सी नहीं करानी, वही तो टॉपिक है। मगर छोड़ो उसको, इस केस पे आ जाओ। हुआ क्या? हुआ ये
कि उसने दो कंसिडरेशंस ली, एक शेयर्स की फॉर्म में और एक मॉर्गेज की फॉर्म में। आए दोस्त, पहला इवेंट देखे क्या होता है। कंपनी टुक ओवर शू बिजनेस मिस्टर सोलोमन का। दोस्त सेकंड चीज क्या होती है, सोलोमन ने वो बिजनेस बेच दिया। अब एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं उस वक्त के, बहुत पुरानी बात है, एग्जैक्ट डेट भी आएगी अभी आपके पास। 39,000 ये पाउंड स्टर्लिंग है, उस वक्त के हिसाब से इट्स ह्यूज अमाउंट। फिर क्या हुआ दोस्त, कंपनी गेव हिम 20,000 शेयर्स, 1 पाउंड ईच का। अब की बार डिबेंचर वर्थ 10,000 और डिबेंचर्स जो थे वो कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर रहा था। ये फिक्स। आपको मैं क्या बता रहा था कि बच्चा क्यों कंपनी लॉ में फेल होता है, वो सब चीजें आगे रख के मैं डिजाइन कर रहा हूं कोर्स को, कि ताकि वो होल इन द वॉल कर सके। हम आप मेरे पास आके अच्छे अच्छे लेक्चर दे के, डिटेल नॉलेज दे के, वाई सीख के और डांस करके कि सर कमाल के टीचर है, पेपर फेल करा लो, कोई फायदा नहीं है। लेट्स पास द पेपर। तो वो स्किल डेवलप करेंगे जिसकी आपको जरूरत है। तो एक स्किल आपको पता है क्या जरूरत है, वो फैक्ट्स को समझ के लॉ अप्लाई करना, फैक्ट्स को समझ के रेलिवेंट लॉ अप्लाई करना। तो कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट है हमें पिक करने चाहिए, और कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है उसको हमने छोड़ देना। हुआ क्या, कंपनी का बिजनेस फेल हो गया, कंपनी फेल, कंपनी नाकाम हो गई। क्यों भाई, एज ए सोल प्रोप्राइटर सक्सेसफुल था और एज ए कंपनी फेल हो गया। वो एक स्ट्राइक हुई थी वहां यूके में, उन दिनों में स्ट्राइक हुई, सप्लायर सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, मार्केट खराब हो चुका था, बायर जो है वो भाग गए, बिजनेस बंद हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक क्या करना पड़ा, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। मिस्टर सोलोमन ही कंपनी का सीईओ था, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड था। अब ये भी आपको सिखाऊंगा बोर्ड की वर्किंग क्या है बेटा। बोर्ड की वर्किंग ना सिर्फ आपको मेरा ये रूप देख के ना बड़ी खुशी होगी कि भाई आप तो कंपनी लॉ के ही टीचर हो, क्योंकि आपको अभी वो रूप में ऑब्वियसली टैक्स पढ़ाते वक्त तो नहीं दे सकता ना, टैक्स में मैं क्यों आके बातें करूं किसी और की। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बोर्ड की फंक्शनिंग होती है, कि मैं खुद बोर्ड्स पे अपियर हुआ हूँ, बोर्ड्स की वर्किंग में जानता हूँ। तो आपका चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन होता है, उसके क्या ड्यूटी है, सीईओ कौन है, क्या सेम बंदा बन सकता है, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। तो वो खुद ही बंदा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी है और सीईओ भी है और मेजर शेयर होल्डर भी है। तो कंपनी ने फैसला किया लिक्विडेशन का। अब यहां आके मुझे एक मसला आएगा कि जब लिक्विडेशन की बात आएगी, वाइंडिंग अप की आएगी, तो ज्यादा नहीं सिखा सकूंगा क्योंकि वो चैप्टर नहीं रहा कोर्स में। तो वाइंडिंग अप का तरीकेकार क्या है, वाइंडिंग अप एग्जैक्ट क्या है, किसी दिन आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा जरूर कि वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन एक चीज नहीं है। अगर कोई बच्चा समझता है ना कि वाइंडिंग अप का मतलब है डेथ ऑफ द कंपनी, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। वाइंडिंग अप सिर्फ कंपनी की लिक्विडेशन की शुरुआत है। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस जिसमें डेथ ऑफ द कंपनी, अभी बीमार हुई है कंपनी, मरी नहीं है, यानी बीमार होने को कहते हैं, बीमारी डेथ से पहले वाली। मगर एक मजे की बात बताऊं कि अगर वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए और कंपनी खत्म ना हो बल्कि वापस जिंदा हो जाए, मुमकिन है। क्योंकि वाइंडिंग अप फैसला था कि आओ इसको बंद करते हैं, मगर बाद में फैसला क्या नहीं करते। तो द पॉइंट ऑफ डिसीजन के वाइंड अप हम कर रहे हैं, वाइंड अप स्टार्ट, डेथ नहीं है। डेथ वर्ड जो होगा ना उसके लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड लिक्विडेशन करेंगे। और कुछ और जैसे नाम को रजिस्टर से हटा देना, कुछ और लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। बट एनीवे कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अली आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन में जवाब दे रहा हूँ, मुझे थोड़े और फैक्ट सामने रखने दो। अब क्या हुआ, एसेट्स ऑफ द कंपनी जो थे टोटल कितने थे वाइंडिंग अप के वक्त, कंपनी ने कितने पैसे लौटाने, रॉन्ग, 6,000 के एसेट्स हैं। अब कंपनी के जो लायबिलिटीज थी, सबसे बड़ी लायबिलिटी तो सोलोमन की तरफ थी जो 10,000 है, और भी तो लोग थे, और भी तो क्रेडिटर थे जो अभी फैक्ट मैंने आपको नहीं बताया। मगर एक फैक्ट हमें पता है, 10,000 उसने पे करने हैं, किसको। तो क्रेडिटर दो किस्म के थे दोस्त, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कौन था, सोलोमन था। फर्स्ट राइट किसका होता है, सिक्योर्ड का कि अनसिक्योर्ड का।
सिक्योर्ड का 6,000 कौन ले गया? सोलोमन। बाकियों ने केस ठोक दिया। और दिस इज अ क्या कहते हैं लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री। आपको मैं बड़ा हैरान हूं कि इस किताब में क्यों नहीं आया कि आपने केस दिया। हैरान हूं। आप कंपनी लॉ में कहीं पे भी दुनिया में जाएं, आपको मिस्टर सोलोमन का नाम अगर नहीं पता, आप कंपनी लॉ पढ़ने वाला आपको नहीं समझा जाएगा। सोलोमन एंड को इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन कंपनी लॉ। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन इसके बगैर सिखाई गई हमारी बुक में, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्रेडिटर दोस्तों 7,000 वाले थे और टोटल क्रेडिटर 17 थे, तो 7,000 वालों ने क्लेम डाल दिया कि 6,000 हमें मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्यों मिलने चाहिए? क्या था केस? क्योंकि सोलोमन और कंपनी एक चीज है, हम एक्सटर्नल हैं, हमें मिलना चाहिए। सोलोमन और कंपनी एक है। इसमें मैं आपसे थोड़ी राइटिंग करवाऊंगा, इसमें मैं केस स्टडी दूंगा आपको, आज ही ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, मुझे लिख के दिखाना। मैं उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स इस तरह दूंगा कि गाइड भी कर दूंगा आपको पूरे केस पे कि अगर सवाल यूं बनता है तो कैसे लिखेंगे। तो प्लीज़ उसको ग्रुप पे ज़रूर देखिएगा आज, क्योंकि टाइम आज मैंने थोड़ा कम रखा है क्लास का, इस वजह से कुछ कवरेज के लिए मैंने कहा थोड़ा समझा दूँ। अगली क्लास के अंदर मैं उसको भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट चीज़ को। तो क्रेडिटर ने क्या प्ली ली? क्रेडिटर का अब लीगल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लीगल क्वेश्चन जो एग्जामिनर भी तुमसे पूछता है? आ गया हूं मैं अपनी बात तक। वेदर सोलोमन who is a shareholder and the company are one and the same thing. if yes, उनको पैसे मिल जाएंगे एक्सटर्नल को। if no, वो बिल्कुल सही था, उसी को पैसे मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने क्या फैसला किया? कोर्ट ने फैसला किया किसको मिलना चाहिए। अब देखिए स्मार्ट, द फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था कि इतना मजा आया, मैं कहा क्या सोलोमन स्मार्ट बंदा था। देखिए प्लानिंग कैसे की उसने डे वन से, ही न्यू द बिजनेस, उसने पूरा एडवांटेज लिया है लॉ का, और सही लिया है उसने लॉ का एडवांटेज। कैसे एडवांटेज लिया उसने कहा कंपनी बनाते वक्त सारे शेयर्स में पैसे नहीं लिए, वो चाहता तो एंटायर नंबर शेयर्स में ले सकता था। कितना स्मार्ट बंदा है। उसने थोड़े शेयर लेके एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया, मैनेजमेंट अपने पास रखी, उसके बाद रिमेनिंग पैसे सिक्योर करा लिए। इसका मतलब अगर उसको पता था बिजनेस गया ना तो मेरे पैसे निकल आएंगे। स्मार्ट। ये था डिसीजन, ये था कोर्ट का डिसीजन। कंपनी लॉ में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इन 5 कंट्री की बेस्ट कलेक्शन है मेरे पास, बेस्ट कंपनी लॉ की। और किसी को इंटरेस्ट हो तो बताएं, मैं उसको गाइड करूंगा कि ये एनीवे कोई किताब नहीं है जिसमें ये बात ना लिखी हो कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री ये हेल्ड हुआ था मिस्टर सोलोमन के केस में। ये सोलोमन का ही केस था जिसने कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बनवाया। क्योंकि सुने एक बात, यूके के अंदर ये लॉ में किसी एक्ट में नहीं लिखा था, ये कोर्ट ने पहली दफा फैसला किया तो लॉ बन गया। इट्स ए जज मेड लॉ। इस केस ने स्टेब्लिश कर दिया कंपनी को एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड एज अ रिजल्ट, अली एक सेकंड बेटा, एज अ रिजल्ट दुनिया भर ने इस केस को मान लिया और कहा कि ये सही केस है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप मुझे कहें ना कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी ओरिजिन क्या है? मैं कहूंगा सोलोमन एंड को लिमिटेड केस, नॉट अ सेक्शन फलाना ऑफ कंपनी एक्ट ऑफ यूके। नो, किसी कंपनी एक्ट के सेक्शन में यह बात नहीं लिखी गई थी। सबसे पहले इस केस में वो साबित हुआ था। तो लीगल क्वेश्चन कैसे आंसर किया? जज ने आंसर किया। कैसे कहा मिस्टर सोलोमन एंड सोलोमन को वर 2 डिफरेंट लीगल पर्संस एंड एज सच मिस्टर सोलोमन वाज एंटाइटल्ड टू द एसेट्स। पूछे कि 6,000 ले गया। क्या बात है, स्मार्ट सोचे ना। उसकी प्लानिंग क्या थी यार कि सारे पैसे शेयर्स में नहीं लूंगा, डिबेंचर पे लूंगा, वो भी सिक्योर्ड। खेल गया ना। और ये किस टाइम का केस है दोस्त?
1897 में ये केस डिसाइड हुआ है, सबसे पहले दुनिया में ये डिसाइड हुआ था केस कंपनी के लिए। अब सुनिएगा मेरी बात, आप जहाँ पे भी जाएंगे क्वालिफाई होने के बाद इंशाल्लाह दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में भी जाएंगे, याद रखना आपकी ग्रोथ या तो आपको फाइनेंस के हेड तक ले जाएगी एज CFO, या उससे भी आगे बढ़ना चाहोगे तो CEO बनने की कोशिश करोगे यकीनन, और अगर नहीं तो अपना बिजनेस तो करोगे ही करोगे। इन तीनों रोल में आपको ये कंपनी लॉ हेल्प करेगा, क्योंकि आप बोर्ड मेंबर बन के, और बोर्ड की डिस्कशंस होती किस चीज़ पे हैं भाई, कंपनी लॉ की कंप्लायंस पे। तो इस सब्जेक्ट से आपको सिर्फ, मेरा मकसद पेपर पास कराना है, आपको दो चीज़ें मिलेंगी पेपर पास होने के अलावा, एक यूजफुल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाली। मज़े की बात ये है, जब मैंने 2 फेजेस है कंपनी लॉ पढ़ाने के, एक तो इस वक्त एक पुराना है, जब मैंने वो बता रहा हूँ मैं गलती की थी छोड़ के, यार काफ़ी पुरानी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे कंपनी लॉ, मगर उस वक्त का एक स्टूडेंट किसी दौर में मेरे पास आया ऑफिस एक क्वेश्चन लेके कि सर इस पे आपका क्या ओपिनियन है। मैंने कहा यार मेरे पास क्यों आ रहे हो, यू आर द ओनली वन हू कैन आंसर इट। आई सेड ओके, सवाल ये है, मैं उसका जवाब दिया कि सर कहाँ से पढ़ा आपने, यकीन करने दिस इज व्हाट से, मैं तो थक गया हूँ एक्सपर्ट से पूछ के। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट्स कितने हैं भाई, 1 2 3। कॉर्पोरेट लॉ में कोई प्रैक्टिस नहीं करता, कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस में पैसा नहीं है, सिवाय उनके जो किंग्स बने हुए हैं भाई, वो बहुत पैसा बनाते हैं, उनकी तरफ से, उस फर्म की तरफ से ओपिनियन आ गया ना, फाइनल वर्ड। क्यों नहीं है कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा, टैक्स प्रैक्टिस में बहुत पैसा है भाई, कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस में क्यों पैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी में मौजूद आप लोग ही मसले हल करते हो भाई, आप ही ओपिनियन दे देते हो कि सर हमें ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, ये लें, इसका ये मतलब है। उस लेवल तक लाने के लिए जो आपको ये कोर्स इंशाल्लाह ये जो 3 महीने मेरे होंगे ना, बहुत फ़ायदा देंगे। ये सेपरेट लीगल एंटिटी से मुतालिक, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई ना, जब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई तो थोड़ी सी ये चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा, अभी तो इसकी बहुत बेसिक लेवल है, फर्स्ट क्लास है, कि भाई एक सेपरेट लीगल एंटिटी एक फीचर है, मगर जब हम कंपनी को पढ़ते हैं तो हमारी बुक में कंपनी के फीचर्स के अंदर ये 9 फीचर्स गिनवाए गए हैं कि कंपनी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मगर ये सब चीज़ें क्यों पाई जाती हैं कि उसकी ये वॉलंटरी, में सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ये अलग से एक चैप्टर है, वो अगले से क्लास में शुरू होगा कि भाई वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे लिमिटेड लायबिलिटी का, ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो जाए, पता चले कौन कितने पानी में है भाई। अली भाई, शहीद भाई, सुनना, जब हम कहते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, यानी जुमला स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लायबिलिटी, देखिए लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, आखिर में वर्ड क्या होता है, लिमिटेड। ये क्यों लिखते हैं हम, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक होगा तो सिर्फ लिमिटेड, लिमिटेड लिखते हैं ना, क्योंकि हम समझते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी, पहले 5वें नंबर पे लिखिए क्या लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब मेरा एक जुमला सुनिएगा दोस्त, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, करेक्ट? मगर आमतौर पे कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, करेक्ट? अगर जिसने यस बोला है ना, तो उसकी शक्ल पे लानत, तुझे कुछ नहीं आता, और वो भी डबल लानत। अब मजे की बात क्या है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, यकीन कर लो 3 महीने में तुम वापस आके प्लीज, मैं हाथ नहीं चूमना के मुर्शिद 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 कुछ नहीं हूं, दोस्त हूं, इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप कहोगे कि भाई क्यों क्यों। सुने, अब असल चीज क्या है पता है, मैं बाकी टीचर्स की कोई बात नहीं करूंगा, सब उस्ताद होते हैं, मगर हकीकत में बताऊं, हकीकत में बताऊं, पढ़ाने का हक हर किसी को नहीं होना चाहिए। सच्ची बताऊं, मैं सच्ची बताऊं, क्यों? जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो पढ़ा नहीं, पढ़ के पढ़ाने वाले को ठीक है, मगर वो जो बाद में तुम जाके जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हो ना, उसके लिए ज़रूरी एक्सपर्ट हो दोस्त। मुझे एक दोस्त का मतलब मेरे बच्चे ने एक क्लिप भेजा कि सर आपने तो ये कहा था, ये टीचर ये कह रहा है। मैं सर पकड़ा, मैंने कहा या अल्लाह खैर, ये इतना बड़ा नाम है भाई, दोस्त इतने साल से कंपनी लॉ पढ़ा रहे, इसने ये जुमला कैसे बोला?
अब मैंने हिम्मत नहीं की कि उसको कॉल करूं कि भाईजान आपके, मैंने कहा छोड़ो यार। बच्चे को मैंने कहा दोस्त मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जुमला पता है क्या था यार, ये जो तुम देखते हो ना लायबिलिटी लिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है हर कंपनी की। ये जो लिमिटेड वर्ड है ना, ये शेयर होल्डर के लिए, कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है कि नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी खुद की लायबिलिटी लिमिटेड हो। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड कैसे हो सकती है यार? तुम मुझसे 10 रुपए लोन ले रहे हो, लोन तो वापस कितना करोगे? दोगे ना 10 रुपए, तो लायबिलिटी लिमिटेड थोड़ी है। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, ये सुनो, आज की क्लास ऐड करूंगा क्योंकि अभी हमारे पास आगे भी बहुत कुछ सीखने का। क्यों? देखिए दोस्त, अगर एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए और शेयर्स की एक बंदे ने पेमेंट करनी है कितनी, 1 लाख रुपए की। सपोज कर लो उसको शेयर इशू हुए मगर अभी तक पैसे नहीं दिए। ये अभी नहीं हो सकता था, पहले होता था। इसका मतलब वो अनपेड शेयर्स हैं। कौन से शेयर्स हैं? अनपेड शेयर्स हैं। या उसने 40,000 रुपए दे दिए और 60,000 नहीं दिए, यानी ये पार्टली पेड शेयर्ड हैं। तो दोनों केसेस में सुनिएगा, उस बंदे की लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगला जुमला सुनना, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, विच मीन्स के पहले केस में कंपनी की तरफ से उससे 1 लाख रुपए लिए जाएंगे क्योंकि उसकी लायबिलिटी इस हद तक लिमिटेड है। मगर अगर कंपनी ने ज्यादा पैसे देने हैं वो नहीं दे सकेगी क्योंकि उस बंदे से सिर्फ 1 लाख तक की लायबिलिटी थी, उसने नहीं दिया, वो 1 लाख देगा। मगर लोगों को तो ज्यादा पैसे देने, तो भाई उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है ना। तो कंपनी ने जब डील किया था हर पेपर पे क्या लिखा था? लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड। तो तुम्हारी गलती है ना भाई, आके हमसे डील किया, बेड़ा गरक किया तुमने। तुम्हें पता होना चाहिए था कि अगर कंपनी कभी किसी वक्त चली गई ना वाइंडिंग अप में, शेयर होल्डर पैसे नहीं देगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। वो लिमिटेड वर्ड शेयर होल्डर के लिए लिखा था, कंपनी के लिए थोड़ी लिखा था। तो कंपनी के जितने एसेट्स होंगे उस हद तक तुम्हें पैसे लौटाए जाएंगे, और अगर कोई अनपेड अमाउंट शेयर होल्डर की तरफ होगा वो भी लिया जाएगा। बस शेयर होल्डर का घर नहीं बिकेगा, उसकी जाति, तो इसका मतलब लायबिलिटी लिमिटेड होगी ना। और दूसरे केस में उसमें से कितने पैसे लिए जा सकेंगे? सिर्फ 40,000 दिए थे, 60,000 रुपए लिए जाएंगे। मगर ये दोनों केस इस वक्त नहीं हो सकते। अब सुनिएगा मेरी बात, मजे की बात क्या है कि इस वक्त शेयर सिर्फ हो ही उस वक्त इशू सकता है जब फुली पेड हो। इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर की लायबिलिटी भी अब है ही नहीं, है ही नहीं। लिमिटेड था, है ही नहीं, नो लायबिलिटी केस। अब ये डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ में। इसी सोलोमन पे एक शाम को थोड़ा सा ठहर के 7-8 बजे के केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, उसको ज़रूर देखें। उसमें कोई काम दिया गया है उसको करें, ताकि अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको आके लेके चलूँगा। दोस्तों, होप की चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। कोर्स के हवाले से, क्लासेस के हवाले से, और जो नॉर्मी रस्मी बातें होती हैं ना क्लास की, वो मैं अगली दफ़ा करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि आपको कुछ चीज़ें सिखा के भेजना चाहिए। अली भाई, आपका जो सवाल है, अगर आपका आंसर हो गया है तो ओके। आपने कहा 39,000 का बेचा बिजनेस। आज देखिए उसमें क्या था, थोड़ी और डिटेल दी अली, मैंने रेलिवेंट डिटेल दी थी फैमिली मेम्बर्स से, और बाकी ये जो थोड़ा सा कहीं कहीं पे मैंने राउंड ऑफ करके और दिखे ना फैक्ट्स, क्योंकि ये आपको पता है कि टोटल पेजेस कितने इस फैसले के। ये 32 पेजेस का फैसला था अली, मैंने खुद पढ़ा हुआ है जाती, और इसकी जो समरी मैंने बनाई है वो एक स्लाइड पे बनाई है, तो कुछ फर्दर डिटेल्स इसमें नहीं गिवन। इस वजह से जो आपका सवाल है उन डिटेल से ताल्लुक़ रखता है, वो सारी एवरीथिंग वाज कवर्ड। ऐसा नहीं था कि इस सवाल में कोई लीगल फ्लॉ, कोई लीगल फ्लॉ नहीं था। ठीक है, चले दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो ये केस स्टडी है इसका वर्क आपने पहले करना है। एक आपको मैंने सवाल दिया हुआ है, अटेम्प्ट कर लें, मुझे उम्मीद है कि आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो सीखोगे, मगर इससे ज़्यादा मेरी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं आगे चल के इसी केस स्टडी को दोबारा खुद करवाऊंगा, और जब खुद करवाऊंगा ना तो उस वक्त आपको कहूँगा कि अपना अटेम्प्ट किया गया पेपर निकालो, तो जिसने काम किया होगा उसको कंपैरिजन मिलेगा, जिसने नहीं किया होगा उसका क्या फ़ायदा। तो अटेम्प्ट करके अपने पास रख लीजिएगा इस केस स्टडी को जो अभी शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।